हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमेना, इसके कीवर्ड्स, एक्सरसाइज इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज क्रस्ट। व्हाट इज क्रस्ट? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज अबाउट 5 to 70 किलोमीटर थिक। ये जो अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, आपको यहाँ बहुत पतली सी दिख रही है, इस लेयर को ही हम क्रस्ट बोलते हैं। और ये हमारी जो है 5 किलोमीटर से लेकर के और अप टू कहाँ तक जाती है, 70 किलोमीटर। जो लोएस्ट 5 किलोमीटर है वो डीप ओशियन में मिनिमम आपको क्रस्ट का लेवल मिलेगा, वो 5 किलोमीटर तक मिलेगा। और ये रेंज इसकी कहाँ तक है, 70 किलोमीटर तक। नेक्स्ट, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज, अब हम लोग इस चैप्टर में चूंकि लाइटनिंग और इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या है? An electric discharge is the process of transfer of the electric charge from one object to another. Suppose कोई एक ऑब्जेक्ट है A, ये चार्ज है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है ये, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट B है या ग्राउंड है, और A से B के थ्रू या A से ग्राउंड में ये किसी वायर के थ्रू चार्ज इसका जो है ट्रांसफर हो रहा है, तब हम क्या बोलेंगे कि ये ए ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्चार्ज हो रहा है। ओके। नेक्स्ट, अर्थ प्लेट्स। अर्थ प्लेट्स क्या हैं? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, इट इज फ्रेगमेंटेड। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। हमारी अर्थ की जो लेयर है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, ये डीप इनसाइड काफी गहराई में है, और ये प्लेट जो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के ऊपर है। ओके, ये सिंगल नहीं है। और ये प्लेट क्या है, टुकड़ों में है, कई सारे टुकड़ों में है। तो ये टुकड़े जो हैं, यही टुकड़े क्या कहलाते हैं, अर्थ प्लेट कहलाते हैं। ओके, जिनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, जैसे यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट। ओके। Earthquake. What is earthquake? The earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth. Earthquake is caused by a disturbance deep inside the earth's crust. अर्थ क्रस्ट के अंदर कहीं डिस्टरबेंस होता है, उस वजह से क्या होती है, हमारी अर्थ सडनली शेक करने लगती है या ट्रेम्बल करने लगती है। तो यही जब सिचुएशन आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एन इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट। हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया है। ओके, अब ये चार्ज है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया या इक्विपमेंट बनाया। इस इक्विपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रोस्कोप कैसे वर्क कर रहा है, ये एक आपकी आयरन की क्लिप है, इसमें आपने एल्युमिनियम फॉयल के 2 पीस जो है काट के डाल दिए। जब भी कोई चार्ज बॉडी ला करके आप इस आयरन क्लिप से टच कराएंगे, तब क्या होगा, इस चार्ज बॉडी के कारण ये आयरन की जो है क्लिप वो भी चार्ज होगी, और ये 2 एल्युमिनियम फॉयल के जो आपके पीसेस पड़े हैं ये भी चार्ज होंगे। और जब ये दोनों चार्ज हो जाएंगे, तब क्या होगा कि अगर आपकी ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी, तब क्या होगा, ये आयरन की क्लिप और ये दोनों एल्युमिनियम फॉयल ये भी दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। अब जब ये भी पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो आपको पता है कि सेम चार्ज अगर होता है तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। मींस अब ये दोनों एल्युमिनियम फॉयल पे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मींस एक दूसरे को धक्का देंगे, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, तो जैसे ही आप कोई चार्ज बॉडी लाके यहाँ टच कराएंगे और इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, मींस ये ऑब्जेक्ट चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू आपको पता चल गया। और जैसे ही आप इसको हटा देंगे, ये एल्युमिनियम फाइल वापस आपस में टच हो जाएंगी जाके, या इनकी डिस्टेंस कम हो जाएगी। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट, लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और बिटवीन डिफरेंट क्लाउड्स कॉजेज लाइटनिंग।
क्या होता है कि क्लाउड्स के थ्रू अगर ग्राउंड पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पहुंच रहा है, ये क्लाउड्स हैं और ये ग्राउंड है, यहां से नीचे तक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पहुंच रहा है, या क्लाउड्स का आपस में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लाइटनिंग बोलते हैं। लाइटनिंग कब आपको देखने को मिलती है? बारिश में आप देखते होंगे कि आसमान में बहुत तेज बिजली चमकती है, इसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं। ओके, लाइटनिंग कंडक्टर क्या है? Lightning conductor is a device used to protect buildings from the effect of lightning. लाइटनिंग से बचाने के लिए जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, उनमें एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको हम लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं। और ये हमारी बिल्डिंग को कैसे सेफ रखती है? जो भी बिल्डिंग की हाइट है, ओके जी, जहां तक इसकी हाइट है उससे और ऊपर तक हम ले जाते हैं एक आयरन की पीस ऊपर लगा देते हैं। ओके, इस तरीके का एक पीस लगा देते हैं। आपने कई बिल्डिंगों पे देखा भी होगा, या तो ऐसा त्रिशूल टाइप का लगा होगा या कुछ इस तरीके के आयरन की रॉड्स लगी होंगी। ये सबसे ऊपर होनी चाहिए, सबसे हाइट पे। तो ऊपर क्या है, ऊपर क्लाउड्स के थ्रू अगर लाइट नीचे आएगी तो सबसे पहले इसी के ऊपर पहुंचेगी। फिर क्या करेंगे हम, इसके थ्रू एक वायर को कनेक्ट करते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, बिल्डिंग के सहारे लेकर के गए और नीचे ग्राउंड में हमने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोद के गहरे गड्ढे में कॉपर की प्लेट्स वगैरह डाल के और इसको अर्थ कर दिया। अब क्या होगा, जब क्लाउड्स के थ्रू लाइट और जो जिसको हम बोलते हैं ना बिजली गिरना, अगर वो बिजली गिरेगी इस बिल्डिंग पे तो इस बिल्डिंग का सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है? ये बिल्डिंग यहां तक ही थी। और ये लाइटनिंग अरेस्टर या लाइटनिंग कंडक्टर, इसको हम लाइटनिंग अरेस्टर भी बोलते हैं, ये क्या है, सबसे ऊपर है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी आपकी यहाँ आएगी और यहाँ आते ही उसको एक पाथ मिल गया। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर था लोहे की या कॉपर की, आपने यहाँ पर रॉड लगाई हुई थी, उसको वायर से कनेक्ट करके सीधे ग्राउंड तक पहुंचा दिया। तो अब आपकी बिल्डिंग जो है इस इलेक्ट्रिक से या इस लाइटनिंग से सेफ हो गई। सारी इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू सीधे ग्राउंड में पहुंच जाएगी। ओके, इसी को हम लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या है? There are kinds of charges, positive charge and negative charge. When a plastic straw is rubbed with polythene, the plastic straw carries a negative charge. चार्जेस क्या क्या होते हैं? जब हम बोलते हैं ना कि कोई बॉडी चार्ज हो गई, तो या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगी या वो निगेटिवली चार्ज होगी। ओके, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा निगेटिव चार्ज हो गया। और अभी जो आपने चैप्टर में पढ़ा है वहां पर आपने क्या किए थे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को किसी ना किसी चीज के साथ रब करके देखा था कि वो चार्ज हो गए। अगर हम किसी प्लास्टिक के स्ट्रॉ को पॉलीथीन के साथ जब रब करते हैं तो प्लास्टिक जो है वो कौन सा चार्ज ले लेती है? निगेटिव चार्ज ले लेती है। ओके, पॉजिटिव चार्ज क्या है? सेम पैटर्न पे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, द ग्लास रॉड कैरीड अ पॉजिटिव चार्ज। चार्जेस आपको पता है दो तरीके के हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। जब आप किसी कांच की रॉड को या ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ में रब करेंगे थोड़ी देर तक, तब क्या होगा, ग्लास रॉड जो है आपकी वो चार्ज हो जाएगी। और कौन सा उस पे वो आएगा, वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होगी। ओके, नेक्स्ट, रिक्टर स्केल। व्हाट इज रिक्टर स्केल? द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। अर्थक्वेक आया और उस अर्थक्वेक को आपने न्यूज में सुना भी होगा कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया और वो कितने रिक्टर स्केल का आया, 6.2 का या 7.0 का या 5.0 का। तो इस तरीके की एक स्केल है जिसपे हम क्या करते हैं, 0 से 10 तक हम इसको मेजर करते हैं। 0 से लेकर के 10 तक जो एक रेक्टर स्केल है जिसपे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कि उसकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी कितनी थी। ओके, सेस्मोग्राफ क्या है? A seismograph is an instrument that records the seismic waves caused by an earthquake.
जब अर्थक्वेक आता है तो आपको पता है कि अर्थक्वेक का जहां कहीं भी एपिक सेंटर होता है, उस एपिक सेंटर से कुछ वेव्स क्रिएट होती हैं और वो वेव्स धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हैं। तो इन वेव्स को हम जब रिकॉर्ड करते हैं, तो जिस ग्राफ पे रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और वो एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम जो वेव्स आ रही हैं अर्थक्वेक की वजह से उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। थंडर क्या है? A very large sound comes due to lightning in the sky is called thunder. बादलों में बहुत तेज गड़गड़ाने की आवाज आती है जब बिजली चमकती है, तो वो जो साउंड आ रही है, that sound is called thunder. Thunderstorm, a condition of weather with rainfall, lightning and thunder is called a thunderstorm. Thunderstorm क्या है? ये वेदर की एक कंडीशन है जिसमें तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, मीन्स तूफान आया हुआ है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या है? थ्रू अ मेटल कंडक्टर इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू अनदर। दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। जो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज ये ए है ऑब्जेक्ट और ये चार्ज्ड है, ओके, ये चार्ज्ड है और इसका चार्ज को हमने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट बी पे ट्रांसफर किया एक वायर के थ्रू, एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू। जब ट्रांसफर किया तो क्या हुआ? इसका चार्ज जो है यहां से ट्रांसफर होते होते कहां पे पहुंच गया? बी तक पहुंच गया और बी वाली बॉडी भी चार्ज हो गई। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है चार्ज, इसी को हम ट्रांसफर ऑफ चार्ज बोल रहे हैं। सुनामी क्या है? सुनामी इज अ phenomenon in which very large waves develop in the sea due to an earthquake or volcanic eruption under the sea. जब समुद्र के अंदर कोई अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं, तब क्या होता है कि बहुत ही बड़ी बड़ी वेव्स उठती हैं, आंधी आती है, तूफान आता है और उसी के साथ वो वेव्स आगे बढ़ती हुई आकर के कोस्टल एरिया को हिट करती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सुनामी। ट्रेमर, रिदमिक शेक्स और ट्रेम्बल इज कॉल्ड ट्रेमर। क्या होता है? जब अर्थक्वेक आता है तब क्या होता है? एक पैटर्न पे एक वेव्स की तरह जो है हमारी अर्थ जो है वो शेक करती है। तो इसी वेव्स को हम रिदमिक शेक्स भी बोल सकते हैं या ट्रेम्बलिंग मतलब झटके लगना, हिलना, ये भी बोल सकते हैं। इन सबको हम मिला करके एक सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे? वी कैन से इट ट्रेमर। कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following cannot be charged easily by friction? A plastic scale, a copper rod, an inflated balloon, a woolen cloth. क्या है जिसको हम इनमें से इजीली चार्ज नहीं कर सकते रबिंग के थ्रू? आपने देखा होगा कि हम धीरे से क्या कर रहे थे? इन्फ्लेटेड बैलून को रब कर रहे थे, प्लास्टिक स्केल को रब कर रहे थे, वो चार्ज हो जा रहे थे। इसमें क्या है? जो कॉपर रॉड है, कंडक्टिंग रॉड है, इसको आप रब करके चार्ज नहीं कर पाएंगे। ओके। Second, when a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod and the cloth both acquire positive charge, becomes positively charged while the cloth has a negative charge, and the cloth both acquire negative charge, become negatively charged while the cloth has a positive charge. जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड क्या हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और वहीं पर क्लॉथ क्या हो जाएगा? उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक एक करके देखते हैं। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो एक जैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव रखें या निगेटिव निगेटिव रखें, तो वो क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? नो, दैट इज फॉल्स। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। बी, अ चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ। एक ग्लास रॉड है, इसको चार्ज किया, ग्लास रॉड को चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? याद रखिएगा, पॉजिटिव। और प्लास्टिक स्ट्रॉ को चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है?
निगेटिव। अब जब ये दोनों आपस में एक पास रखे जाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यस, ये पॉजिटिव निगेटिव अनलाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर एक बिल्डिंग को प्रोटेक्ट नहीं करता है लाइटनिंग से। दैट इज फॉर लाइटनिंग कंडक्टर या लाइटनिंग अरेस्टर जिसको हम बोलते हैं, वो एक बिल्डिंग को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए ही लगाया जाता है। अर्थक्वेक्स कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। क्या अर्थक्वेक्स प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं? न्यूज में आता है कि अर्थक्वेक कल आने वाला है या 4 घंटे में आने वाला है या 4 दिन में। नहीं, अर्थक्वेक को अभी तक प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। Question number 4. Sometimes a crackling sound is heard while taking off a sweater during winter. कभी कभी ठंडियों में आपने देखा होगा, आप स्वेटर उतार रहे होते हैं और कुछ क्रैकलिंग साउंड आती है, चिट की आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है? Our sweater is made of wool and our shirts are made of cotton or some synthetic fiber. स्वेटर हमारा वूल का बना होता है। स्वेटर के नीचे हमने जो भी गारमेंट पहना है, शर्ट पहना है या कुछ भी पहना है, वो कॉटन के नॉर्मली होते हैं या कोई और सिंथेटिक फाइबर हो सकता है। अब देखिए, दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो गई। ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द स्वेटर एंड द शर्ट, a static charge accumulates on both at different surfaces. स्वेटर और शर्ट आपने जब पहने हुए थे तो आपस में एक दूसरे पर रब हो रहे थे। रब होने की वजह से क्या हो रहा था, उनमें एक चार्ज डेवलप हो रहा था, चार्ज धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा था। और जब हम उसको उतार रहे थे स्वेटर, व्हेन वी टेक ऑफ द स्वेटर, एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस अमंग द स्वेटर, शर्ट एंड बॉडी। जब हम स्वेटर उतार रहे होते हैं तब क्या होता है कि जो ये चार्ज हो चुके हैं स्वेटर और शर्ट, अब स्वेटर भी पूरा स्वेटर एक बराबर चार्ज नहीं हुआ होगा, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे कहीं कम कहीं ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर क्या होगा कि अब ये डिस्चार्ज होता है। जब हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, उतारते हैं, टेक ऑफ करते हैं, तो शर्ट के साथ बॉडी के साथ डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने में क्या होता है कि ये क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई देता है। This electric discharge can be heard as a crackling sound or even seen as a spark in dark. अगर आप पूरे अंधेरे में उसको उतार रहे होंगे तो शायद आप हल्की हल्की सी स्पार्क या चिंगारी टाइप की भी देख लेंगे कि क्रैकलिंग साउंड के साथ आपको कुछ लाइट भी दिखाई देगी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण होता है। Question number 5. Explain why a charged body loses its charge if we touch it with our hand. कोई चार्ज बॉडी है, उसको हाथ से हम छू लेते हैं तो उसका चार्ज खत्म हो जाता है। क्यों? When we touch a charged body with our hand, the electrical charge conducts through the human body and goes to the ground. हमारी बॉडी जो है वो इलेक्ट्रिक की कंडक्टर है, और जैसे ही हम किसी चार्ज बॉडी को टच करते हैं, उसका सारा चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू ग्राउंड तक चला जाता है। ग्राउंड को हम हमेशा निगेटिव या जीरो मानते हैं। तो जो भी चार्ज बॉडी होती है जब ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाती है तो उसका चार्ज सारा ग्राउंड में चला जाता है, जीरो हो जाता है। इसी वजह से चार्ज बॉडी जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6. Name the scale on which the destructive energy of an earthquake is measured. An earthquake measures 3 on this scale. Would it be recorded by a seismograph? Is it likely to cause much damage? चलिए देखते हैं आंसर। The destructive energy of an earthquake is measured on the Richter scale. पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि डिस्ट्रक्टिव एनर्जी अर्थक्वेक की है उसको किस पे मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल पे करते हैं। अब दूसरा इसमें क्या है कि एक अर्थक्वेक है 3, जो सिस्मोग्राफ पे या हमारे रिक्टर स्केल पे 3 मेजर हुआ है, तो क्या ये मेजर हो पाएगा, इसमें सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड कर पाएगा इसको? यस, द रीडिंग ऑफ मेजर 3 ऑन द रिक्टर स्केल कैन बी रिकॉर्डेड बाय ए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ 3 रीडिंग को भी रिकॉर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि सिस्मोग्राफ आपका 0 से लेकर 10 तक रिकॉर्ड करता है। अब इसके बाद अगला क्या है इसी में, क्या ये इतना डैमेज कर सकता है? It is unlikely to cause any damage. Earthquake of magnitude more than 5 on the Richter scale is considered destructive in nature. 3 रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक है तो उससे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। ओके, रिक्टर स्केल पे ये 5 या उससे ऊपर के अगर कोई अर्थक्वेक जो है जब रिकॉर्ड होते हैं तो उनको डिस्ट्रक्टिव माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। लाइटनिंग से बचने के लिए हमें कोई 3 मेजर्स बताने हैं।
3 measures to protect ourselves from lightning are, पहला क्या है, मूव टू ए सेफर प्लेस एंड आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। अगर हम कहीं बाहर हैं तो तुम्हें तुरंत हमें किसी सेफ जगह पर पहुंच जाना चाहिए, और जब तक हम लास्ट साउंड किसी भी थंडर की सुन रहे हैं उसके बाद काफी देर तक वेट कर लें कि अब कोई थंडर की साउंड नहीं आ रही है, तभी हमें सेफ प्लेस से बाहर निकलना चाहिए। दूसरा, डू नॉट यूज ए कॉर्डेड फोन ड्यूरिंग लाइटनिंग। आपके घर में अगर कॉर्डेड फोन है, लैंडलाइन वाले फोन है, तो उनको नहीं यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वायर्स के थ्रू जो है लाइटनिंग आपके घर तक पहुंच सकती है। इवन आपके घर में जो पानी के नल हैं, बाथिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब भी आपके जो है कंडक्टर होते हैं, लोहे के पाइप होते हैं, तो उसके थ्रू भी बिजली आपको क्या है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग सकता है। तीसरा क्या है, डू नॉट सिट नियर विंडोज ड्यूरिंग लाइटनिंग। विंडोज के पास भी नहीं बैठना चाहिए। विंडोज क्या है, नॉर्मली आयरन की होती हैं, आयरन ग्रिल की होती हैं, तो लाइटनिंग क्या है वहां पर अट्रैक्ट हो सकती है, और आप अगर विंडोज के पास बैठे हुए हैं तो आपको शॉक लग सकता है। Question number 8. Explain why a charged balloon is repelled by another charged balloon, whereas an uncharged balloon is attracted by another charged balloon. एक दो बलून चार्ज हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और वहीं पर एक चार्ज बलून है और एक अनचार्ज बलून है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। A charged balloon is repelled by another charged balloon because the same charges repels each other. सिंपल सा आंसर हो गया, सेम चार्ज है दोनों पे, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जब अनचार्ज बलून है, व्हेन एन अनचार्ज बलून इज ब्रॉट नियर ए चार्ज वन, तब क्या होता है, द अनचार्ज बलून एक्वायर एन अपोजिट चार्ज। अब जो बलून चार्ज नहीं है उसके पास में जब एक चार्ज वाला बलून लाया जाता है, तो उस चार्ज बलून के कारण अनचार्ज बलून पे भी चार्ज बलून के अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। इंडक्शन के थ्रू डेवलप होता है। आप आगे की क्लासेस में जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या होगा। एक बलून अगर पॉजिटिव चार्ज का था और दूसरा बलून चार्ज नहीं था, उसके नजदीक लेके आए, बट इंडक्शन की वजह से वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जब अपोजिट चार्ज आ गए तब क्या होगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज व्हाई एन अनचार्ज बलून इज अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज बलून। इस वजह से एक अनचार्ज बलून के पास में चार्ज बलून जब लाया जाता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है। Question number 9. Describe with the help of a diagram an instrument which can be used to detect a uncharged body. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में मैंने अभी बताया था, फिर बताता हूँ। द इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट which can be used to detect a charged body. In this instrument, two strip of aluminum foil hang on an iron clip in a glass jar. When a charged body touches this iron clip, its charge gets transferred to the metal foil and they move apart due to like charges. This is how we can detect a charged body with the help of this instrument. क्या होता है, इसमें एक आयरन क्लिप को आपने डाला, उसके अंदर एल्युमिनियम फाइल के दो टुकड़े डाल दिए। अब उसको क्या है, ग्लास जार के अंदर रख दिया कार्डबोर्ड के सहारे कि ये कहीं टच ना हो। जब कोई चार्ज बॉडी लाके आप इस आयरन क्लिप पे टच कराते हैं तो इस चार्ज बॉडी का जो भी चार्ज है उस वजह से ये पूरी आयरन क्लिप और आपकी दोनों एल्युमिनियम फॉयल ये भी चार्ज हो जाती हैं। चार्ज हो जाएंगी तब क्या होगा, जो भी चार्ज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर था वही सेम चार्ज दोनों फॉइल्स पे भी आ जाएगा। जब सेम चार्ज दोनों पे रहेगा और ये फ्री हैं, इसमें लटक रही हैं फ्री, तो लाइक चार्जेस क्या हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भेजते हैं, तो सेम चार्ज आने की वजह से इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगी तो आप समझ जाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ लेकर के आए थे ये क्या है, ये चार्ज्ड है। ओके, तो आप इस तरीके से ये चेक कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं। अगर चार्ज नहीं होगा तो एल्युमिनियम फाइल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10. लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक्स आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। इंडिया के कोई 3 स्टेट्स जहां पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा संभावना आने की। जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात and Assam are the three states in India where earthquakes are more likely to
स्ट्राइक जम्मू एंड कश्मीर में अभी कुछ समय पहले आया था, गुजरात में 2001 में आया था, आसाम में आया था। ओके, और इन स्टेट्स में अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा रहती है। Suppose you are outside your home and an earthquake strikes. What precaution would you take to protect yourself? आप घर के बाहर हैं और अर्थक्वेक आ गया। अब आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अपने आप को बचाने के लिए? If I am outside my home and an earthquake strikes, I will take the following precaution. I will find a clear spot away from buildings, trees and overhead power line. सबसे पहले तो हमको भाग के ऐसी जगह पहुंचना है जहां आसपास कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, पेड़ बड़े ना हो या ओवरहेड पावर लाइंस ना हो, कि अगर अर्थक्वेक की वजह से वो बिल्डिंग गिरती है, पेड़ गिरता है या वो पावर लाइंस गिरती हैं तो आपको कोई हार्म ना हो। ठीक है। दूसरा क्या है? इफ आई एम इन अ कार और अ बस आई विल नॉट कम आउट। आई विल आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट एंड विल नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप। अगर आप कार में या बस में हैं तो उससे बाहर नहीं निकलिए। आप जो भी ड्राइव कर रहा है उसको बोलिए कि धीरे धीरे गाड़ी चला करके ले चले, और ऐसी जगह पे जहां बड़ी बिल्डिंग्स, ट्रीज, ओवरहेड पावर लाइंस ना हो, वहां जाने के बाद में जब तक ट्रिमर स्टॉप नहीं हो जाता गाड़ी से बाहर मत निकलिए। Question number 12. The weather department has predicted that a thunderstorm is likely to occur on a certain day. Suppose you have to go out on that day, would you carry an umbrella? वेदर डिपार्टमेंट ने बताया कि थंडर स्टॉर्म उस दिन आएगा, किसी भी दिन, और आप वहां जा रहे हो, पहुंच रहे हो, तो क्या आपको अम्ब्रेला लेके जाना चाहिए? चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। नो, वी शुड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म। क्यों नहीं लेके जाएं भाई? थंडर स्टॉर्म में रेन होगी, हम भीग जाएंगे, तो फिर क्या करना है? क्यों नहीं लेके जाना है? अम्ब्रेला हैज ए मेटल रॉड एंड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग में पास थ्रू इट। अम्ब्रेला में आपको पता है कि सेंटर में एक रॉड होती है, मेटल की होती है, ऊपर तक निकली रहती है, और क्या होगा कि लाइटनिंग अगर होगी तो वो उसके थ्रू पास हो सकती है। इट कैन कॉज एन इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन कैरिंग इट। जो आदमी इसको लेके चल रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। सो इट इज नॉट सेफ टू कैरी एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। इसीलिए थंडरस्टॉर्म में अम्ब्रेला लेके जाना सेफ नहीं है। इसलिए क्या करना है? हमें कोशिश करनी है कि थंडर स्टॉर्म में हम सेफ प्लेस पे ही रहें, बाहर ना निकलें। और फिर भी अगर वर्स्ट कंडीशन में निकलना पड़े तो अम्ब्रेला ना लेकर के हमें रेनकोट या रेन सूट पहनना चाहिए। ओके, तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज कीवर्ड सब कंप्लीट हो गए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।